Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 28 फरवरी 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग इसी पर्टिकुलर चैनल पर एक्सेस कर पाओगे, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बाबा बुदान हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नाउ जब आप लोग अर्थ का यानी पृथ्वी का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको मेंटल कोर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है इसमें जो कोर होता है वो आखिरकार किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी आयरन या फिर ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, नाउ अगेन रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। और आपको पता है अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिरकार कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इनफैक्ट पूरे न्यूज़पेपर पे उसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स को कवर किया गया है। देखो न्यूज़पेपर के अंदर लगभग 5 से 6 टॉपिक हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर जो भी छोटा छोटा अपडेट है उसको भी हम लोग देखते हुए यानी एक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। तो अभी पेज नंबर 1 पर सबसे पहला जो आर्टिकल है ये बात करता है कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर क्या बोला है आप लोग पेज नंबर 1 पर एक ओवरव्यू ले सकते हो। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि जो इंडिया है वो सभी पार्टीज़ के साथ ऑलरेडी एंगेज हो चुका है इस यूक्रेन डिस्प्यूट को लेकर। एग्जैक्टली कहना यह है कि अगर हम लोग देखें तो भारत ने काफ़ी सारे लोगों के साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट के साथ बातचीत कर चुके हैं, यूक्रेन प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन कर चुके हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर काफ़ी सारे लोगों के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इंडिया बिलीव करता है एक सोल्यूशन जो है यहाँ पर वो डायलॉग के थ्रू होगा, मतलब रशिया यूक्रेन आपस में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किया गया और कुछ यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, एग्जामिनेशन के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अपडेट रहो इस क्राइसिस को लेकर। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल इसी में ऐड कर दिया गया और यहाँ पर बात की गई है जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने स्टेटमेंट दिया। देखो 4 दिन लगातार हो चुके हैं इस क्राइसिस को लेकर, रशिया का अटैक लगातार हो रहा है यूक्रेन के ऊपर और इसी चीज़ को देखते हुए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पर बोला कि चलो हम बैठकर बातचीत करेंगे। यूक्रेन रेडी हो चुका है डिस्कशन करने के लिए, जो डिस्कशन होगा वो बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर होगा, ऐसा यूक्रेन का स्टेटमेंट आया। बट हुआ क्या कि यहाँ पर बहुत सारी उलझनें हैं, उस उलझन की वजह से ये प्रॉपरली बातचीत हो नहीं पा रही है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। अभी मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप देखो, इसमें आपको यहाँ पर यूक्रेन देखने को मिलेगा, यूक्रेन की कैपिटल आपको कीव ऊपर देखने को मिल जाएगी, इधर रशिया नज़र आएगा, ऊपर बेलारूस नज़र आएगा। तो रशिया का अटैक अभी इस पूरे यूक्रेन पर हो रहा है और इधर से यूक्रेन के प्रेसिडेंट तैयार हो चुके हैं कि चलो डिस्कशन कर लेंगे, आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए यूक्रेन रेडी हुआ। यूक्रेन ने बोला जो ये बेलारूस यूक्रेन का बॉर्डर है यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे।
तो फिलहाल अभी बातचीत करने के लिए रेडी हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन निकल कर आया नहीं है। ठीक है, तो अभी बोला गया है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, अभी कोई ऐसा प्रॉपर डिस्कशन हुआ नहीं है। अभी देखेंगे जो भी उलझन है अगर वो सही होती हैं देन उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन भी होता हुआ नजर आएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद इसी रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और ऐड है। वो ऐड क्या है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखो बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और भारत अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को वापस से इंडिया में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया, कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, और इसी में यहाँ पर बोला गया कल भी लगभग 200 प्लस स्टूडेंट्स को लेकर आया गया। साथ साथ यहाँ पे बोला गया 3 और फ्लाइट्स आ चुकी हैं जो कि यहाँ पर 688 इंडियंस को लेकर आई हैं। अभी भी बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो यूक्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे, लगभग 13,000 के आसपास इंडियंस यूक्रेन के अंदर हैं। ऐसा क्या है यहाँ पर, तो देखो हुआ क्या ये कि जब आप लोग इंडिया यूक्रेन के रिलेशंस पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी बुक उठा लो, जब भी आप कहीं भी पढ़ोगे जीएस पेपर 2 से रिलेट करोगे, ऑब्वियसली बात है जीएस पेपर 2 के अंदर ही इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे कवर होते हैं। तो उसके अंदर जब आप इंडिया यूक्रेन के रिलेशन कवर करोगे तो उसमें एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लगभग इंडिया यूक्रेन की जब हम बात करें तो भारत के लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग आज के टाइम पर यूक्रेन में देखने को मिलेंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। मतलब स्टूडेंट्स क्या करने जाते हैं, वह मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, तो ये मेडिकल की पढ़ाई करने ही गए थे, अभी ये इस क्राइसिस के दौरान यहाँ पर उनको वापस से लाया जा रहा है। क्लियर हुआ, तो मैंने आपको इसका बेसिक भी क्लियर करवा दिया। तो अगेन मैंने आपको जैसा बताया ये आर्टिकल पूरे न्यूज़पेपर में है, तो आप लोग देख पाओगे जो मैंने तीनों आपको आर्टिकल बताएं, तो इन तीनों को आगे भी कंटिन्यू किया गया है। पेज नंबर 8, पेज नंबर 6, 8, 11, फिर पेज नंबर 8, फिर पेज नंबर 8, मतलब आर्टिकल बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के बारे में, तो डिस्कस करेंगे डिटेल से। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हो, तो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात और मालूम होगा, कल संडे था, संडे में हमने साइंस एंड टेक का डिस्कशन नहीं किया था। मैंने आपसे बोला था कि आज के दिन हम डिस्कस करेंगे, तो साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स भी हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उन आर्टिकल्स को भी देख लेंगे। तो अभी फिलहाल ये आर्टिकल क्या बात करता है, जो इंडिया है और फ्रांस है दोनों ने मिलकर एक डील साइन कर ली है, एक एग्रीमेंट कर लिया है, और उस डील के अंदर क्या करने वाले हैं, लगभग 125 KN जो इंजन है इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पर इस इंजन को बनाने वाले हैं। तो डिस्कस करेंगे डिटेल से क्या क्या है यहाँ पर बात। तो इंडिया फ्रांस ने यहाँ पर लगभग एक डील को कंक्लूड किया। इन्होंने बोला कि आने वाले जो 2 महीने हैं इसके अंदर ये जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, आपस में मिलकर 125 KN इंजन को बनाएंगे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स के लिए। मतलब जो एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे, खासकर जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए इस इंजन को बनाया जाएगा। तो और अब यहाँ पर जब इस इंजन को बनाएंगे तो एक बॉडी होगी इंडिया की तरफ से और एक बॉडी होगी फ्रांस की तरफ से। तो जो कोलेब्रेशन है वो यहाँ पर DRDO की साइड से, मतलब भारत की साइड से DRDO रहेगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रांस की साइड से इनका साफरन रहेगा। तो दोनों मिलकर यहाँ पर इन इंजन्स को डेवलप करेंगे, ध्यान रखना इसके बारे में। साथ साथ बोला गया कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग अभी यहाँ पर आने वाले महीने के अंदर या फिर 1-2 महीनों के अंदर हमें और भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, अगर हम लोग बात करें पिछले साल की, तो हमारी सरकार ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म भी किया था कि हम लोग कुछ इंजन्स को बनाएंगे फ्रांस के साथ मिलकर, जिसके ऊपर आज के टाइम पर आप देख पाओगे हम लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी फिलहाल ये एग्रीमेंट भी हुआ है, और रिसेंटली आपको पता होगा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये फ्रांस के साथ डिस्कशन भी करके आए हैं। ठीक है, ये आप लोग इस पिक्चर को भी देख पा रहे होंगे। तो अगेन यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल से एक ही छोटा सा पॉइंट निकल कर आता है कि दोनों मिलकर एक इंजन को डेवलप करेंगे जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है ये बेसिकली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी दोनों के रिलेशंस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। ये एग्रीमेंट एक बार प्रॉपरली अगर हो जाता है, मतलब प्रॉपर एक तरीके से सब कुछ यहाँ पर चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, तो इस इंजन से डेफिनेटली काफ़ी सारी प्रोग्रेस हम लोग को देखने को वाली है। बट अभी हम लोग देखें तो इस आर्टिकल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, जैसे कि इंडिया फ्रांस के रिलेशंस जब हम लोग बात करते हैं तो कोई सी बुक से पढ़ोगे तो काफ़ी डिटेल में आपको देखने को मिलता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो इंडिया फ्रांस रिलेशंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। जब हम लोग बात करेंगे इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में तो बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोग को सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब हम दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रैटेजिक डायलॉग के बारे में समझते हैं। देखो, फ्रांस एक ऐसा पहला देश है
जिसने भारत के साथ डिस्कशन किया था 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। इंडिया ने अपना 1998 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जब भारत ने ये टेस्ट किया तो अलग अलग कंट्रीज़ भारत की आलोचना कर रही थी, हम लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रही थी लगातार, ठीक है। और फ्रांस ऐसा था जो कि फ्रांस ने यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म किया नहीं, और फ्रांस ने कोई सैंक्शन हमारे ऊपर लगाया नहीं, और एक तरीके से डिस्कशन आगे मेंटेन किया। तो फ्रांस यहाँ पर आप कह सकते हो शुरुआत से ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नेशन बन चुका था, ठीक है। उसके बाद फ्रांस ने हमारी खुद की सिक्योरिटी को समझा, और उसके बाद यहाँ पर जो रिलेशन है वो लगातार डेवलप होते हुए चले गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस ने हमारे साथ फिर डिस्कशन वगैरह भी किया। हालांकि हमने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, दुनिया भर से क्रिटिसिज्म आ रहा था इंडिया के प्रति, बट फिर भी यहाँ पर फ्रांस ने हमारे साथ डिस्कशन वगैरह करा। अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के व्यापार के बारे में। तो देखो, जो बायलैटरल ट्रेड है ना फ्रांस और इंडिया का, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। पिछले 10 सालों में लगभग 10.7 बिलियन डॉलर्स का ये ट्रेड पहुंच चुका है। इनफैक्ट 2020 के अंदर 10.7 बिलियन डॉलर्स का आपको देखने को मिलेगा ये ट्रेड हुआ है। साथ साथ यहाँ पर बोला गया दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही हैं। अभी मैं आप लोग को उस टॉपिक पर भी आऊँगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ क्या बताया गया, दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगभग 16 बिलियन डॉलर्स का जो ये एग्रीमेंट है, जो बिजनेस समिट है, वो साइन हो चुके हैं। और लगभग 1000 जो फ्रेंच कंपनीज़ हैं, फ्रांस की कंपनीज़ है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर फ्रांस के अंदर काम करती हुई नजर आ रही हैं, फ्रांस के अंदर इन्वेस्ट कर चुकी हैं। तो इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करें डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, तो अगेन इंडिया फ्रांस के बीच में एक और एग्रीमेंट हो चुका है कि यहाँ पर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाई जाएंगी इंडिया के अंदर। फ्रांस हमारी हेल्प करने वाला है, और ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था 2005 के अंदर। दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस कोऑपरेशन के जब बारे में बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे अभ्यास होते हैं, मतलब दोनों कंट्रीज़ की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में अभ्यास होता है, ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज शक्ति, और नेवी के बीच में होता है एक्सरसाइज वरुण, और एयरफोर्स के बीच में होता है एक्सरसाइज गरुण, ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं लगातार। यहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया, गरुड़ सीरीज़ और शक्ति सीरीज़ की एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस के साथ हमने एक सबसे बड़ा डील कर रखा है, आपको पता होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है 36 राफाल एयरक्राफ्ट्स का, ये भी हमने फ्रांस के साथ ही किया है। एनर्जी सेक्टर के जब बारे में हम लोग बात करते हैं तो अगेन दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर लंबे समय से एनर्जी सेक्टर को लेकर भी काफ़ी अच्छे से काम किया है। काफ़ी सारे नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। जो भारत का न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसने यहाँ पर निगोशिएट किया है फ्रांस के काफ़ी सारे रिएक्टर्स के साथ। उसके बाद ग्रीन एनर्जी के मामले में बात करें तो अगेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो कि मतलब जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इंडिया और फ्रांस, दोनों यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। फ्रांस ने काफ़ी सारा पैसा हम लोगों को ऑफर किया है, किस चीज़ के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, कि हम अपने कंट्री के अंदर सोलर प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलें, क्योंकि सोलर प्लांट्स लगेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग सूर्य की एनर्जी से सूर्य की जो एनर्जी है उससे हम लोग पावर जनरेट कर पाएंगे। तो अगेन हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच में एनर्जी के अलावा मैरीटाइम कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। मैरीटाइम कोऑपरेशन मतलब कि समुद्र को लेकर भी काफ़ी हद तक इनके बीच में एक अग्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो, चाइना जो है इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा एग्रेशन देखने को मिलता है, चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो फ्रांस को भी इससे प्रॉब्लम है। फ्रांस भी यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर कंसर्न दिखाता है कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए फ्रांस और इंडिया दोनों आपस में यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। दोनों ने मिलकर कॉपरेट कर रखा है अलग अलग सेक्टर के अंदर, ठीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। साथ साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी हद तक कॉपरेशन देखने को मिलेगा, मेल मिलाप देखने को मिलेगा अलग अलग जगह पर। आप लोग देखोगे तो फ्रांस के बहुत सारे बेसिस आपको देखने को मिलेंगे, अबू धाबी के अंदर बेसिस देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग को भी हेल्प करेगा, ठीक है, अगर हमारे फ्रांस के साथ कोऑपरेशन रहेगा तो। अब बात करें स्पेस सेक्टर में, तो मैंने आपको सारे सेक्टर बताएं कि कौन कौन से सेक्टर में रिलेशंस कहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करके ज़रूर रख सकते हो। स्पेस के मामले में बात करें तो फ्रांस ने इंडिया को हेल्प किया कि इंडिया यहाँ पर जो श्री हरिकोटा लॉन्च साइट है उसको सेटअप कर पाए, ठीक है। श्री हरिकोटा कहाँ पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिखना है, भारत में, ठीक है। तो वहीं से हम लोग काफ़ी सारे मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं, आपको पता होगा। तो फ्रांस ने यहाँ पर हम लोगों को ये श्री हरिकोटा सेटअप करने में काफ़ी मदद की थी। और आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो स्पेस सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। इनफैक्ट जो मिशन गगनयान है उसके अंदर दोनों कंट्रीज़ का एक कॉपरेशन देखने को मिलेगा। फ्रांस और इंडिया दोनों ने मिलकर काफ़ी कुछ काम किया है, ठीक है। ये गगनयान जो मिशन है हमारे कंट्री का पहला यहाँ पर ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान रहने वाला है। एजुकेशन के मामले में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो अग्रीमेंट्स हैं
ये किए हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। साथ साथ यहाँ पर एक एग्रीमेंट फोकस करता है यूथ के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर हम करंट टाइम पे बात करें तो लगभग 2500, लगभग 2500 जो इंडियंस हैं वो फ्रांस जाते हैं हर साल हायर एजुकेशन को करने के लिए, ये ध्यान रख सकते हो। टूरिज़्म के मामले में बात करें तो टूरिज़्म अगेन बहुत अच्छा है। अगर हम लोग बात करें लगभग 20 फ्लाइट्स जाती हैं सप्ताह में, इंडिया और फ्रांस के बीच में 20 फ्लाइट्स का कंडक्शन देखने को मिलता है। एनवायरमेंट के मामले में बात करें तो अगेन इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट को लॉन्च किया था जनवरी 2021 के अंदर, ताकि दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर सकें, एनवायरमेंट के सेक्टर में कोऑर्डिनेट कर सकें अलग अलग इवेंट्स के अंदर। तो ये आपको रिलेशंस देखने को मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मतलब हर सेक्टर में दोनों कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और एक यहाँ पर पॉइंट ये वाला भी ऐड कर सकते हो कि अब यहाँ पर कुछ इंजन्स हैं जो कि हम अपने एयरक्राफ्ट में यूज़ करेंगे, उसको यहाँ पर फ्रांस डेवलप करने में हमारी मदद करेगा। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, पढ़ के पक चुके हैं। वो क्या है, लगभग जो बहुत सारे फिशरमैन्स हैं वो श्रीलंका नेवी ने अरेस्ट कर लिए हैं। अभी फिर से ये देखने को मिला है जो 8 फिशरमैन्स हैं वो श्रीलंका नेवी ने अरेस्ट किए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली बताया गया पिछले 26 दिनों में लगभग 81 मछुआरे हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, कराईकाल से बिलोंग करते हैं, जिनको श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। सैटरडे में, मतलब कि ये परसों की बात है, लगभग 540 फिशरमैन थे रामेश्वरम में। ठीक है, ये वेंचर्ड कर रहे थे सी को। उसके बाद यहाँ पर जब ये लोग वापस से लौट रहे थे तो जिनमें से जो 8 व्यक्ति हैं, 8 जो मछुआरे हैं, इनको श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके थे, मतलब अपनी बाउंड्री जो है उसको क्रॉस करके श्रीलंकन टेरिटरी में ये देखने को मिल रहे थे। तो इसी वजह से श्रीलंका ने अरेस्ट किया। कौन कौन अरेस्ट हुआ है उन सबके नाम दिए गए। अगेन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर ये इशू क्या है आप लोग इसको ज़रूर समझना, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बता रखा हूँ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ रखा है, ज़रा 1-2 मिनट स्किप कर दो या 2 मिनट स्किप करके आगे वाला आर्टिकल आप लोग कवर करो। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। पहले मैं आपको कुछ मैप के ऊपर लेकर चलता हूँ, लेकिन मैप पर आने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मैं कहना भूल जाता हूँ, जिस दिन कहना भूलता हूँ उस दिन कम रहता है लाइक। आज सपोर्ट आप लोग कर सकते हो, और 5000 लाइक्स की तरफ हम लोग अपना टारगेट रख रहे हैं, तो 5K लाइक्स फटाफट आप लोग को पहुँचाने हैं। एक छोटा सा सपोर्ट लगता है, एक छोटा सा लाइक करके आप लोग यहाँ पर ये काम कर दे सकते हो। वीडियो भी फिर देखो, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है ना, आप वीडियो को लाइक करोगे, उसके नीचे कमेंट करोगे, जो क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर दोगे, तो एल्गोरिथम ऐसा है कि वो वीडियो थोड़ा सा ऊपर चलता है और आगे लोगों तक ये पहुंचता है। ठीक है, इससे अपनी रीच भी बढ़ती है और प्लस मुझको भी काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलता है। सो कर देना यार। अभी फ़िलहाल हम इस डिस्प्यूट पर आते हैं। ये आपको ऊपर इंडिया देखने को मिलेगा, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर आपको ये इंडिया का तमिलनाडु वाला एरिया देखने को मिल रहा होगा, नीचे श्रीलंका है। इनके बीच में आपको ये पाक स्ट्रेट देखने को मिल रहा होगा, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है, पाक बे यहाँ पर है। होता क्या है, तमिलनाडु के बहुत सारे फिशरमैन, बहुत सारे मछुआरे इधर आते हैं फिशिंग करने के लिए, और सपोज करो ये जो रेड वाली लाइन है ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, मतलब कि ये एक इंटरनेशनल लाइन ड्रॉ कर रखी है कि इसके इधर वाला जो पानी है प्लस ये लैंड है ये इंडिया के हिस्से का है, इसके इधर वाला जो यहाँ पर वाटर है इधर ये लैंड है, इधर ये श्रीलंका के हिस्से का है, ऐसे सपोज करो। तो हुआ क्या, यहाँ पे मछुआरे आए और यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम को क्रॉस कर दिया, इस बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ पर श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर एंटर कर गए। अब श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर करे तो श्रीलंकन नेवी ने इनको देखा और अरेस्ट कर लिया। ये यहाँ पर देखने को मिलता रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, मैं आपको पॉइंट्स बताता चलता हूँ कि क्या क्या डिस्प्यूट है, मतलब फिशरमैन इशू क्यों देखने को मिलता है। पहली चीज़, पहला पॉइंट क्या है, जो हमारी वाली टेरिटरी है ना, इस समय यहाँ पर जो ये वाटर है इंडिया के पास प्रेजेंट है, यहाँ पर जो सोर्सेस है वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुके हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें जो फिशेस वगैरह, जो मछलियाँ वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। तो मछुआरे इधर फिशिंग करते करते क्रॉस कर जाते हैं इस मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को। दूसरा इशू क्या है, हमारे मछुआरे यहाँ पर यूज़ करते हैं बॉटम ट्रॉलिंग को। बॉटम ट्रॉलिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि श्रीलंका के अंदर बैन है। अब बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है, यहाँ पर इस प्रकार से देखो, जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार से जाल बांधते हैं। जाल क्या बांधते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगा रखे थे, चलो मैं भूल गया हूँ पिक्चर लगाना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ये बोट है मान लो, ठीक है, बोट के पीछे जाल बांधते हैं और जाल बांधने के बाद वो जाल पानी के अंदर खुल जाता है और उस जाल को बोट के साथ आगे आगे खींचा जाता है। अब बोट आगे आगे, जाल पीछे पीछे, तो क्या होगा, वो सारे मछलियों को इसके अंदर पकड़ लेगा। ठीक है, और
क्या लगता है सिर्फ मछलियाँ पकड़ी जाएंगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। जाल बड़ा है तो मछलियों के साथ साथ यहाँ पर जो नीचे एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, प्लस और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो इसी वजह से श्रीलंका ने इसको बैन कर रखा है। बट इंडिया यहाँ पर बॉटम ट्रॉलिंग करता है, तो इधर मछुआरे बॉटम ट्रॉलिंग करके इधर से मछली खींच के उधर ले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। श्रीलंका बोलता है बॉटम ट्रॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया यहाँ पे श्रीलंका में बैन है। इसकी वजह से भी श्रीलंकन नेवी जो है इनको अरेस्ट कर लेती है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? तीसरा पॉइंट आपको कच्चातीवू आइलैंड का देखने को मिलेगा। कच्चातीवू आइलैंड क्या है? यहाँ पर आओ, देखो तमिलनाडु है, श्रीलंका है, बीच में एक छोटा सा आइलैंड है कच्चातीवू आइलैंड। ये आइलैंड पहले भारत का हुआ करता था। अब क्या है ना, ये श्रीलंका को हम लोगों ने दे दिया था, ठीक है, श्रीलंका को एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करवा दिया था ये आइलैंड। अब ये जो आइलैंड है ये श्रीलंकन टेरिटरी में आता है, लेकिन इधर से जो मछुआरे हैं जब ये जाते हैं फिशिंग करने के लिए, उसके बाद फिशिंग करते करते थक गए तो अपना जो जाल वगैरह है वो फंस भी जाता है, गीला भी हो जाता है, तो उसको सुखाने के लिए प्लस उसको यहाँ पर सुलझाने के लिए ये इस वाले आइलैंड पर रहते हैं, ठीक है, इसमें अपना रेस्ट वगैरह करते हैं, ये काम करते रहें, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये काम कर ही रहे होते हैं, रेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, तो इतने देर में श्रीलंकन नेवी आती है और इनको अरेस्ट कर वापस से श्रीलंका ले जाती है। ये इशू देखने को मिलता है। तो इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ कि जो कच्चातीवू आइलैंड है ये भारत का था, तो भारत को ही वापस ये ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी काम कर नहीं सकते। ये 2-3 इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, मैं आपको चौथा पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि देखो पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो श्रीलंका की नेवी है वो इतना ज़्यादा दस्तक मारती नहीं थी, इतनी पेट्रोलिंग करती नहीं थी। बट अभी यहाँ पर क्या है, पेट्रोलिंग ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। अब ज़्यादा दस्तक मारा जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जब ये लोग ज़्यादा बार यहाँ पर घूमते घूमते देख लेते हैं इन फिशरमैन को, तो उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। चारों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिए। अगर आपको लिखना है इन चारों पॉइंट्स के बारे में तो आप लोग लिख सकते हो। डिप्लीटिंग रिसोर्स मैंने आपको बताया, फिशेस वगैरह आज के टाइम पर काफ़ी कम है, प्लस यहाँ पर जो ट्रॉलर्स होता है, बॉटम ट्रॉलिंग होती है, ये काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन श्रीलंका में बैन है। दूसरा डिस्प्यूट ये देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि अभी क्या है, जो सिक्योरिटी है श्रीलंकन नेवी की साइड से वो काफ़ी बढ़ चुकी है, दस्तक ये लोग मारते रहते हैं। कच्चातीवू आइलैंड का कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है मैंने आपको बता दिया। तो देखो पॉइंट्स हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि रट गए हैं। आई होप आपको भी रट गए होंगे, तभी आप लोग भी यहाँ पर इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर पा रहे होंगे। अब चलते हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ हम कल वाला पहले साइंस एंड टेक का आर्टिकल कवर कर लेते हैं, कहीं छूट ना जाए, फिर वीडियो का लास्ट खत्म हो जाए तो कहोगे कि आपने बोला था कवर करेंगे और उसके बाद कवर किया नहीं, ठीक है। तो आज का आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, मैंने थंबनेल लगा रखा है कुछ इस प्रकार का। अब ये इसी थंबनेल से रिलेटेड कल एक आर्टिकल आया था साइंस एंड टेक। देखो साइंस एंड टेक पर कल मैंने आपको बताया 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे में से जब मैंने एक ये वाला देखा, ये तो देखो देखते ही पता था इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर रिसर्च लगती है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च लगती है, इसी वजह से मैं आपके साथ एक दिन बाद उन आर्टिकल्स को डिस्कस करता हूँ। अब मैं आपको एक इनफ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि जब आप लोग देखोगे कि चाहे कल के जो वीडियोज़ अपलोडेड हों, जिन्होंने पढ़ा है वो साइंस एंड टेक वो देखना, तो वहाँ पर क्या है, जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उस पर अगर रिसर्च थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए जहाँ से पूछा जा सकता है, तब हमारे लिए वो वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। अब ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए वो काम का रह नहीं जाएगा। तो एक आर्टिकल ये था, और दूसरा आर्टिकल हमारे लिए था एनवायरमेंट को लेकर। तो वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ खास चीज़ें निकली नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर भी, बट अभी फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट था कल का साइंस एंड टेक का पेपर, उसमें से एक आर्टिकल ये निकल कर आया, ठीक है। यहाँ पे है कि मैं आपको बताता हूँ। तो आर्टिकल ये था, ठीक है, छोटा सा आर्टिकल मेंशन था, साइड में आपने देखा होगा। यहाँ पे बात की गई है चिक्सुलब मीटियोराइट के बारे में। तो जो चिक्सुलब मीटियोराइट है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। इस मीटियोराइट की वजह से जो डायनासोर्स है वो मारे गए थे, ठीक है। इंसान से पहले यहाँ पर डायनासोर रहा करते थे पृथ्वी पे, बहुत साल पहले की बात है, इनफैक्ट करोड़ों साल पहले की बात है। तो तब ये डायनासोर्स मारे गए इस चिक्सुलब मीटियोराइट इम्पैक्ट की वजह से। ये बोला गया इस आर्टिकल के अंदर कि डायनासोर के अलावा और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पे मारे गए। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो इम्पैक्ट पड़ा था ये स्प्रिंग टाइम में पड़ा था, ऐसा यहाँ पर इस स्टडी ने पब्लिश किया है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। तो डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या है। देखो ये जो पीपीटीज़ ना मैंने रेडी करी थी, मैं आपके साथ आज पीपीटी के साथ डिस्कशन करने वाला था, बट मैं कर नहीं पाया, ठीक है। मैंने सोचा कि कल हमारा 1 मार्च रहेगा, तो कल से ही हम लोग डिस्कशन करेंगे पीपीटी पर, बट अभी मैंने यहाँ पर कुछ पीपीटी काफ़ी अच्छे से रेडी कर रखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हम लोग कल से डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर चिक्सुलब इम्पैक्टर के बारे में चर्चा की गई है। चिक्सुलब इम्पैक्टर क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। एस्टेरॉइड, ये पृथ्वी से डायनासोर खत्म कैसे हुए, जिसके बारे में आर्टिकल में मेंशन्ड है। देखो एस्टेरॉइड गिरा था, एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड,
एस्टेरॉइड क्या है, एक बहुत बड़ा रॉकी पार्टिकल है स्पेस के अंदर। जब वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी उसको खींच रही है और वो पृथ्वी पर आके गिरा। ऐसे बहुत सारे गिरते रहते हैं, आपने मीटेरॉइड के बारे में सुना होगा, ठीक है, ठीक है, और बहुत सारे गिरते रहते हैं। बट ये जो एस्टेरॉइड था, जो चिक्सुलब था, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ का था, बहुत बड़ा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया, चिक्सुलब इम्पैक्टर क्या था, ये एक एस्टेरॉइड ही था, एक रॉकी पार्टिकल था जिसने डायनासोर को ख़त्म कर दिया। लगभग कब की बात है, 66 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। ये जो एस्टेरॉइड था, ये इसका साइज़ 10 किलोमीटर के बराबर का था, लेकिन ये इतनी तेज़ी से गिरा ना, जिससे यहाँ पर ऊपर गिरा, नीचे भूकंप आ गया। मतलब ऊपर की साइड पृथ्वी पर ये आप कह सकते हो हिट किया, और नीचे की साइड यहाँ पर भूकंप देखने को मिला। और इसकी वजह से जहाँ पर ये गिरा था एस्टेरॉइड, इसकी वजह से जो आप कह सकते हो जैसे ये गिरा, तो इससे जो टेम्परेचर वगैरह वो बहुत इंक्रीज़ हो चुका था इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर हो चुका था। तो यहाँ पर डायनासोर हुए तुरंत ही ख़त्म, प्लस और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पर ख़त्म हो चुके थे। बहुत बुरा हाल एग्जैक्टली हो चुका था। अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। पहले तो हम समझते हैं एस्टेरॉइड क्या होता है। देखो, अब एस्टेरॉइड के बारे में आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे एस्टेरॉइड में हम बात करते हैं, मेन एस्टेरॉइड आता है, दूसरा ट्रोजन आता है, तीसरा नियर अर्थ एस्टेरॉइड आता है। मेन एस्टेरॉइड मतलब ये बेल्ट वाले एस्टेरॉइड कहलाता है। बेल्ट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। या आप सोलर सिस्टम देखो, सोलर सिस्टम में यहाँ पर सन है, उसके बाद यहाँ पर आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पर देखते हो मार्स और इधर जुपिटर, ठीक है, इधर मार्स इधर जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये होती है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे रॉकी पार्टिकल देखने को मिलेंगे, इसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसको एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं बोलते, लेकिन इस वाली को एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब होता क्या, यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं। अब हुआ क्या था एग्जैक्टली उस समय पर, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर आपने ये देख लिया, तो मैं आपको एस्टेरॉइड बता रहा हूँ। तो पहला प्रकार क्या होता है एस्टेरॉइड का, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। और एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर मिलियंस की कगार में यहाँ पर बहुत सारे रॉकी पार्टिकल, इसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रकार का होता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ट्रोजन भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रोजन क्या होता है, थोड़े दिनों पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो, ये तो हो गई एस्टेरॉइड बेल्ट, इधर जुपिटर है, इधर आपको मार्स देखने को मिलेगा। मार्स और जुपिटर के बीच में जो यहाँ पर ये रॉकी पार्टिकल की बेल्ट है, इसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, जो आपने देखा। बट जुपिटर की ऑर्बिट पर ही, जुपिटर के ऑर्बिट पर ही आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे और भी ऐसे ही एस्टेरॉइड देखने को मिल जाते हैं। जो जुपिटर के ऑर्बिट पर एस्टेरॉइड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड, ठीक है। ये दूसरा प्रकार हो गया एस्टेरॉइड का। अब चलो तीसरे प्रकार पर आते हैं। तो तीसरा होता है नियर अर्थ एस्टेरॉइड, नाम से पता चल रहा है, जो कि अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होता है, ठीक है, अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब से गुजर जाता है, जो कि अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब अर्थ पर एस्टेरॉइड गिरेगा तो डेफिनेटली वो खतरनाक ही रहेगा, वो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ उसका क्या है, ठीक है। अब ऐसा ही तब हुआ था जब ये एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरा। हुआ क्या, यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट, ये अगेन मार्स, ये जुपिटर हुआ, इसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एस्टेरॉइड आपस में टकराते भी रहते हैं। अब कोई टकराने के बाद यहाँ पर ये इधर से इस ऑर्बिट से निकल जाते हैं। तो जो ये मार्स है, मार्स अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पर ग्रेविटी वर्क करती है, और मार्स यहाँ पर उन बड़े बड़े एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींचता है। और अपनी तरफ खींचता तो है, लेकिन जैसा कि आपको पता है, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर इस पर घूम रहे हैं। तो क्या हुआ, इसने एक एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींचा, और अपनी तरफ खींच कर क्या हुआ, ये जो मार्स है वो अपने आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो कौन सी आई, पृथ्वी आ गई। तो जब ये आगे निकल गया तो ये पृथ्वी पर जाकर डायरेक्टली हिट हो जाता है। और ऐसा ही तब हुआ था कि ये आगे निकल गया, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, पृथ्वी की ग्रेविटी ने इसको खींचा, और इस प्रकार से यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर एस्टेरॉइड था, जिसको हम लोग चिक्सुलब बोलते हैं, चिक्सुलब इम्पैक्टर। एग्जैक्टली इसको इजिप्टा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। इजिप्टा एक और यहाँ पर नाम देखने को मिलता है, बट अभी जो आर्टिकल मेंशन है वो चिक्सुलब के बारे में मेंशन है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चिक्सुलब का एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा था। क्लियर हुआ, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे एग्जैक्टली कैसे कैसे यहाँ पर ये एस्टेरॉइड गिरा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सभी जगह पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि जब ये गिरेगा, जब ये ऊपर से गिरता है तो गिरेगा तो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, इनफैक्ट इसके अंदर आग लग जाएगी। और इसका साइज़ इतना बड़ा था कि ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड होते हैं जो गिरते गिरते ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आग लग जाती है और ख़त्म। बट यहाँ पे ये इतने बड़े साइज़ का है कि नीचे आके धड़ाम से गिरा, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो कि इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आपको यहाँ पर दिख रहा है ये बात करता है कि अभी इंडिया ने, आपको पता है कि वोटिंग में जब यूएनएससी के अंदर वोटिंग हुई तो वहाँ पर एब्सटेन कर दिया। इसी पर्टिकुलर आर्टिकल को एडिटोरियल पर भी कवर किया गया, तो हम लोग एडिटोरियल पर चलकर डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो एडिटोरियल पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जो अगला पेज है वो असेंबली पोल्स का है, इलेक्शंस को लेकर आर्टिकल है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग प्रॉपरली इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद पेज नंबर 10 पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, वो ये है। आपको पता होगा एनएससी का कुछ स्कैम वगैरह काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि कुछ मतलब खास नहीं था, बट मैंने सोचा यार काफ़ी दिनों से कवर हुआ था, मैं बता ही दूँ। तो एनएससी का स्कैम क्या था, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था, आखिरकार क्या मुद्दा है। यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इधर यहाँ पर आपको चित्र रामकृष्ण नज़र आ रही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इनके ऊपर फोकस करो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या स्कैम था और क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है। मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर शेयर कर रखे हैं आप लोगों के साथ में। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम, इधर आपको ये देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर ये चित्रा रामकृष्णन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये एनएससी की एमडी थी, ठीक है, एनएससी की डायरेक्टर आप कह सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ, ये अभी काफ़ी सुर्खियों में आ चुकी हैं। देखो ये बात कब की है, ये केस तो अब खुल रहा है, लेकिन ये बात 2010 से 2014 के बीच की है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, एग्जैक्टली अगर हम बात करें 2012, 13, 14 इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ये बात है। आपको एनएससी के बारे में जानना होगा। एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर कंपनीज लिस्टेड हैं। आप इनके अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है वहाँ पर शेयर्स परचेज करते हो। आपको पता होगा एनएससी के अंदर आपने यहाँ पर शेयर को परचेज किया, या बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किया, तो दोनों बहुत बड़े बड़े यहाँ पर बॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एनएससी की यहाँ पर ये जो चित्रा रामकृष्णा है, ये एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करती थी उस समय पर। और इधर यहाँ पर क्या हुआ, मुद्दा ये निकल कर आया कि ये किसी हिमालयन योगी के साथ डिस्कशन करा करती थी। मतलब कि हिमालयन योगी है, एक वर्चुअल बाबा कह सकते हो। वर्चुअल बाबा का मतलब यह है कि इनको पता नहीं, इन्होंने देखा नहीं है, बस फिलहाल यहाँ पर ईमेल पर डिस्कशन होता था, ईमेल पर बातचीत होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये विश्वास करती थी इस योगी के ऊपर। अब इस योगी के ऊपर विश्वास करते करते यहाँ पर इस योगी की सारी बातें यहाँ पे मानती थी। मतलब ऐसे होता है, देखते होंगे ना, बहुत से लोग यहाँ पर बाबा के चक्कर में रहते हैं कि हाँ जो ये बाबा बोलते हैं वो सही है, ठीक है। बाबा से पूछ पूछ के सारा काम किया जाता है। उसी प्रकार से ये यहाँ पर इस हिमालयन योगी से सारा काम पूछ पूछ कर करती थी। छोटा सा छोटा काम यहाँ पर पूछ पूछ कर करती थी। लेकिन ये सारा डिस्कशन कहाँ पे हुआ करता था, एक ईमेल आईडी पर, ठीक है। सिर्फ ईमेल आईडी पर। इन्होंने यहाँ पर उस बाबा योगी को किसी को देखा नहीं। क्लियर हुआ। ये बस खाली जब ये केस बाहर में आया, जब इनसे पता करा गया, तो बस यहाँ पर इन्होंने बताया कि हिमालयन योगी हैं जिनके साथ में यहाँ पर डिस्कशन वगैरह करा करती थी। अब सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप कह सकते हो एनएससी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उस बॉडी की यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक यहाँ पर इन्होंने शेयर कर दी उस ईमेल आईडी पर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक टाइम पर, यहाँ पर कब की बात है, इस आर्टिकल में मेंशन है 2013 में क्या हुआ, जो एम सुब्रमण्यम है, एम सुब्रमण्यम मतलब मिस्टर सुब्रमण्यम, ये आपको ये देखने को मिलेंगे, ये व्यक्ति जिनके मुंह पर सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको, मतलब ये जो हैं चित्रा, ये लगातार क्या करती थी, ये बातचीत करती थी, बाबा की बात मानती थी। तो बाबा ने इनसे एक दिन बोला कि सुब्रमण्यम नाम का एक व्यक्ति है, उसको अपॉइंट करना है आपको, ठीक है। उसको यहाँ पर एक बॉडी पर बैठाना है, ठीक है। उसको अपॉइंट करना है, उसको एक चेयरमैन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसको चीफ सेक्रेटरी एडवाइज़र बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इनका सैलरी इतनी रखना, सैलरी इतनी बढ़ा देना। तो यहाँ पर एम सुब्रमण्यम का, जिनका पैकेज यहाँ पे जो पहले कहीं पर काम करते थे तो 15 लाख सालाना पैकेज हुआ करता था। तो उसके बाद यहाँ पर जब इन्होंने योगी की बात मानी तो योगी ने इनसे बोला, हिमालयन योगीज़ ने इनसे बोला कि इस व्यक्ति का जो पैकेज है वो 1 करोड़ रखना, ठीक है, 2 करोड़ रखना, 4.5 करोड़ रखना, तो इतना पैकेज यहाँ पर रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ही चलता रहा और ये काम करती नहीं, क्योंकि अपने बाबा की सारी बातें मानती नहीं। तो ये ऐसा डिस्कशन ये करके सारा काम यहाँ पर ये, मतलब कि जो बातें वो वहाँ से ईमेल आईडी से आती थी वो सब ये मानती रहती थी, ठीक है। ईमेल आईडी वो कौन सी थी, तो ईमेल आईडी की यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो बिल्कुल जाकर मैसेज मत करना, कोई यहाँ पर अभी इसका कोई क्ल्यू वगैरह मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो पर्सन दूसरी तरफ था वो था रिग्या जुड़सुमा@outlook.com करके यहाँ पर एक ईमेल आईडी देखने को मिलती थी। अब पता क्या चला, जब ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला तो उसके बाद पता ये चला कि जो ये आईडी है, ये अकाउंट है, ये किसके थ्रू क्रिएट किया गया था, ये खुद यहाँ पर मिस्टर सुब्रमण्यम के थ्रू क्रिएट किया गया था। मतलब ये जो व्यक्ति है इसके थ्रू खुद क्रिएट किया गया था, यही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा था
तभी तो यहाँ पर ये चीफ सेक्रेटरी बन गया, उसके बाद यहाँ पर सैलरी वगैरह सब कुछ खुद बढ़ाने को बोला। तो इस प्रकार की चीज़ें मतलब इंडिया के अंदर हो रही हैं, आप लोग देख सकते हो, वो भी इतने बड़े लेवल पर, एनएससी के लेवल पर, ठीक है। अब उसी समय पर एक स्कैम भी होता है, एनएससी स्कैम, उसको हम लोग कोलोकेशन स्कैम भी बोलते हैं। कोलोकेशन स्कैम का मतलब यह है कि जब आप लोग यहाँ पर देखते हो कि ये एनएसई की यहाँ पर एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर उस समय पर, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये सुब्रमण्यम और भी यहाँ पर जो लोग हैं, इनको एनएसई के अंदर ही यहाँ पर क्या हुआ, जो एक तरीके से जहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह लगे पड़े हैं, जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजिंग जो कंपनीज वगैरह वो लिस्टिंग हो रही हैं, तो वहीं पर इनको बैठाकर ट्रेडिंग करने के लिए बोला, ठीक है। वहीं पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट ये देखने को मिलेगा। हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा सिंपल शब्दों में। मान लो मैं या आप, अब हम लोग घर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर घर से एक स्टॉक को किसी को परचेज़ कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर एनएससी के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड है, जहाँ पे सारा वर्क हो रहा है, मेन कंप्यूटर्स के थ्रू यहाँ पे सारा काम हो रहा है, अब वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसको थोड़ी पहले इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और हम लोग को थोड़ी बाद में पता चलेगी। हम लोग अगर ट्रेड करें तो हमारा जो एक तरीके से सारा काम है वो मतलब थोड़ा बहुत लेट होगा, 15-20 सेकंड लेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। और ऐसे यहाँ पर भी 2-3 सेकंड का एक गैप था। तो बेसिकली क्या हुआ, ये लोग, कुछ लोग एनएससी के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर से जहाँ पर काम चल रहा था, वहीं पर बैठ के ये लोग ट्रेड कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं पर बैठ के ये लोग ट्रेड वगैरह कर रहे थे। वहीं पे बैठ के ट्रेड करने से क्या हुआ, इनको थोड़ी देर पहला, मतलब थोड़ी देर पहले लोग ट्रेड कर पा रहे थे, थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ें देख पा रहे थे बाकी आम लोगों से। तो इससे डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट 2-2 सेकंड में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं, तो 2-2, 3-3 सेकंड का फ़र्क बहुत मैटर करता है। तो वहीं पर बैठ के जब ये ट्रेड कर रहे थे तो काफ़ी सारा मुनाफा इन्होंने कमाया भी। नाउ ये स्कैम हो गया। अब इस मतलब काफ़ी सारा मुनाफा कमाया, और इसकी जो खबर है, इसकी खबर यहाँ पर बाद में आती है, कब, 2015 में। एक विसल ब्लोअर है, ठीक है, जो सीक्रेटली यहाँ पर बताते हैं, इन्होंने सेबी को इन्फॉर्म किया, बताया कि भाई यहाँ पर कोलोकेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब इस प्रकार का स्कैम हो रहा है एनएससी के अंदर। तो जब ये लोग गए, सेबी के बहुत सारे लोग, इन्होंने यहाँ पर देखा, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। काफ़ी लंबे समय तक ये खोज करते रहे, ऐसा कुछ मिला नहीं यहाँ पर। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, नवंबर 2016 के अंदर डेलॉइट को एक काम सौंप देते हैं, ठीक है। डेलॉइट यहाँ पर एक कंपनी है, डेलॉइट से यहाँ पर बोलते हैं कि आप ज़रा चेक करो कि हुआ क्या है ये, ठीक है। अब देखो, ये काम पहले हो चुका है 2014 के अंदर, यहाँ पर 2013 के अंदर इस काम पूरा हो चुका है। अभी 2000 बातचीत चलती रहती है। 2016 में भी यहाँ पर क्या है, डेलॉइट को काम दिया गया कि डेलॉइट यहाँ पर देखो और पहले क्या स्कैम हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में पता लगाओ। डेलॉइट यहाँ पर पता लगाता है और बताता है कि कोलोकेशन हुआ है। कोलोकेशन का यही स्कैम है, मतलब कि वो व्यक्ति वहाँ पर बैठ के ट्रेड कर रहे हैं जहाँ से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 2-3 सेकंड का जो एक्स्ट्रा फ़ायदा उनको मिल रहा था, बाकी सारे लोग थोड़े से पीछे रह जा रहे थे, वो यहाँ पर पहले चीज़ों को देख पा रहे थे, पहले ट्रेड कर पा रहे थे। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। आई होप आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में एग्जैक्टली पता है, वो यहाँ पर समझ गए होंगे कि हाँ, यहाँ पर हम मतलब क्या हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, ठीक है। इनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम है, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत मतलब आसान से शब्दों में आपको मैं ये पूरा का पूरा इशू समझाऊँ, और मैंने यहाँ पर समझा भी दिया है। आई होप आपको क्लियर भी हो चुका होगा, ठीक है। काफ़ी चर्चा में था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं एग्जैक्टली क्या है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दी, वो सब यहाँ पर लिखी हुई है, सब हाईलाइट मैंने कर दी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेज नंबर 11 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब मैं खुद बोला हूँ दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है। यहाँ पर अगेन रशिया यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन अग्री हो चुका है रशिया के साथ डिस्कशन करने के लिए। अभी मैंने आपको पेज नंबर 1 पर ये आर्टिकल ऑलरेडी बता दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्विफ्ट बैन के बारे में डिस्कशन किया गया। स्विफ्ट बैन, ठीक है, स्विफ्ट कार नहीं, स्विफ्ट बैन, बैन मतलब BAN, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ये स्विफ्ट के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। तो अभी रशिया को लेकर स्विफ्ट बैन लाया गया है, और एक तरीके से आप कह सकते हो रशिया की बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि ये स्विफ्ट बैन एग्जैक्टली हो चुका है। होता क्या है स्विफ्ट बैन, एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को भी आगे एडिटोरियल पर कवर किया गया है, वहाँ पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बात करता है ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन को लेकर। देखो, ईरान जो है इस न्यूक्लियर डील को लेकर आपस में बातचीत कर रहा है। वीना कन्वेंशन देखने को मिल रहा है, वीना के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है। बट अभी क्या है, ये न्यूक्लियर डील हो नहीं पाई है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से लगातार डील चल रही है,
आपको पता होगा 2015 के अंदर ये ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, जहाँ पे ईरान के ऊपर से काफ़ी सारे सैंक्शंस वगैरह मतलब हटा दिए गए थे। फिर उसके बाद ये डील आगे बढ़ती रही और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से बाहर निकल गए थे, ये चीज़ें देखने को मिली, तो ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लगा दिए गए। नाउ इस डील को लेकर अभी बोला गया कि काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे जो डील है अभी कुछ इश्यूज़ के ऊपर रुकी पड़ी है, वो इश्यूज़ जैसे ही सॉल्व हो जाते हैं ये डील साइन हो जाएगी। तो मतलब आने वाले कुछ दिनों में ये डील वापस से चर्चा में आएगी, तो कुछ दिन का वेट करो, ये डील मैं वापस से डिटेल में, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बहुत डिस्कस किया है, सारे नोट्स मैंने सेंड कर रखे थे, टेलीग्राम पर कर रखे थे, बिल्कुल उसको मैं यहाँ पर हटा चुका हूँ क्योंकि कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, तो बट यहाँ पर जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे मैं आपको पीपीटी क्रिएट करके दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं इकॉनमी सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इकॉनमी का पेज है। इकॉनमी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन मंडे में यहाँ पर इकॉनमी का कोई भी आर्टिकल आता नहीं है। ठीक है, तो मंडे में हम लोग इकॉनमी से बिल्कुल फ्री हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ बात करते हैं एडिटोरियल की। हमारे पास 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, ये रशिया यूक्रेन को लेकर है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे मतलब बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको स्किप करो। एक जो आर्टिकल कोई सही सा आएगा ना तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर वही बात है कि इंडिया ने प्रो रशिया दिखाया है, मतलब वही यूएनएससी के अंदर जो हमने अभी रिजोल्यूशन के अंदर एब्सटेन कर दिया, उसी को लेकर चर्चा की गई है। वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक आर्टिकल है, वो ये वाला देखने को मिलेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल हम लोग एडिटोरियल का ये कवर करने वाले हैं। अभी कल पता होगा मैंने आपको फ्रंट पेज पर ही बताया था कि प्राइम मिनिस्टर एक वेबिनार एड्रेस कर चुके हैं और उन्होंने बोला कि मेडिकल एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च जाएगा, तो उसको लेकर ऑथर क्या बोलते हैं समझेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर साइंस को लेकर आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। इसको लेकर यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो समझेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर साइंस डे को लेकर इन्होंने क्या क्या लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, और क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास जो द हिंदू का ऑनलाइन एडिशन होता है, इसके अंदर एक पेपर आता है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन आता है। तो ये जो पहला वाला है ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देना। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा वाला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में दिया गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बात करता है स्विफ्ट बैन के बारे में, एग्जैक्टली स्विफ्ट बैन क्या होता है। ठीक है, अभी रशिया के ऊपर मतलब इम्पोज किया गया, तो इससे कितना बड़ा खतरा रशिया को देखने को मिलेगा ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो मैं आपको इसी आर्टिकल से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, इसी आर्टिकल से शुरुआत करेंगे, क्या क्या है सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग इकॉनमी से रिलेट कर सकते हो, ध्यान रखना। अब हम बात करें पहले तो स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट क्या है ये? ठीक है, ये कार का नाम है, लेकिन यहाँ पे कार का मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, क्लियर हो गई। स्विफ्ट है क्या? तो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है फॉर बैंक्स वर्ल्ड वाइड टू फैसिलिटेट स्मूथ मनी ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर जो स्विफ्ट है एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। नेटवर्क जैसे मान लो यहाँ पर 2 बैंक है, ठीक है, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, दोनों बैंक को आपस में यहाँ पर कांटेक्ट करना है तो वो स्विफ्ट माध्यम से कर सकते हैं। या फिर सिंपल से शब्दों में हम समझते हैं, रशिया के अंदर मान लो अगर स्विफ्ट बैन कर दिया, ठीक है, ये स्विफ्ट बैन आ गया, तो इससे क्या होगा, इससे रशिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये देखने को मिलेगा कि जब आप लोग देखोगे, मान लो रशिया के अंदर लोकल पीपल हैं, ठीक है, बहुत सारे लोकल लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोकल लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बड़े लोग देखने को मिलेंगे, सभी हैं। अब क्या है, ये लोग सामान कुछ बेच रहे हैं अपना। अब मान लो इन्होंने किसी कंट्री को सामान बेचा, तो उसके बदले में पेमेंट किस में ले रहे हैं? डॉलर में ले रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो पेमेंट आ रही है इनके पास वो यहाँ पर रोक दी जाएगी। या फिर मान लो इन्होंने बाहर से कोई सामान लिया, अब बाहर से कोई सामान लिया तो इन्हें अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनके पास रखा हुआ है वो उनको बाहर देना पड़ता है। ठीक है, जो उनके पास बाहर का करेंसी रखा हुआ है वो देनी पड़ेगी जब कोई बाहर से सामान लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर से सामान लोगे तो आप वो पैसा दोगे। तो क्या होता है, जब वो पैसा देते हो मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो यहाँ पर ये जो स्विफ्ट, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो इसके माध्यम से होता है। नाउ अभी यहाँ पर इस स्विफ्ट नेटवर्क से रशिया को अगर निकाल देंगे तो रशिया इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सामान परचेज कर ले, कोई बाहर की पेमेंट कर नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, रशिया के पास कितना भी फॉरेन रिजर्व हो,
कितना भी बाहर का करेंसी हो, क्योंकि आपको पता होगा किसी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत कंट्री मानी जाती है। ठीक है, इंडिया के पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है, बट रशिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होगा वो उसका यूज़ प्रॉपर नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ उसको लेकर बैठ कर रख सकता है। ठीक है, उसको यहाँ पर अपने कंट्री के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, बट यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं मतलब कंट्री के अंदर भी यूज़ नहीं होगा, तो मतलब रख के वो बेकार है, रखा हुआ बिल्कुल सामान बेकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो रशिया उस अपने करेंसी का यूज़ नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पर इस स्विफ्ट के अंदर रशिया को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्विफ्ट कैसा एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। ठीक है, एक मैसेजिंग नेटवर्क है, बैंक्स के माध्यम से यहाँ पर होता है। ठीक है, बैंक्स इसको यहाँ पर कंफर्म करते हैं, बट यहाँ पे अगर ये कनेक्शन नहीं रहेगा किसी कंट्री के पास तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बेल्जियम में, बट ऐसा मत सोचना बेल्जियम में है तो बेल्जियम इसको कंट्रोल करता है, नहीं। स्विफ्ट को रेगुलेट करने मतलब कंट्रोल करने वाला कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे क्या यूएस इसको कंट्रोल करता है, नहीं। यहाँ पर स्विफ्ट रेगुलेट किया जाता है G10 कंट्रीज़ के थ्रू, वह मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो 11,000 से ज़्यादा बैंकिंग और सिक्योरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्विफ्ट के माध्यम से कनेक्टेड हैं। 200 कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर स्विफ्ट काम कर रहा है। अलग अलग बैंक्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब आप लोग एक पर्टिकुलर बैंक से दूसरे पर्टिकुलर बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्विफ्ट का रिक्वायरमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग अगर बात करें तो हमने क्या देखा कि बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पहली बार इसका यूज़ किया गया था 1973 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1977 से वर्क कर रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर। अब स्विफ्ट एग्जैक्टली क्या है, तो स्विफ्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग मैसेज भेज सकते हो, कोई भी यहाँ पर मनी सिक्योरिटीज़ होती नहीं है। मतलब कि ऐसा मत समझना स्विफ्ट एक बैंक है कि आपको लोन देगा, यहाँ से पैसा, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ एक नेटवर्क मेथड है जो कि बैंकों को कनेक्ट करके रख रखा है। ठीक है, जब कोई एक देश का बैंक दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन करेगा कि हाँ भाई हमने यहाँ से सामान परचेज़ किया है तो हम लोग को इस करेंसी में ट्रांजैक्शन करना होगा, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने का, उस चीज़ को कंफर्म करने का काम करता है। बट यहाँ पर स्विफ्ट से किसी कंट्री को निकाल देंगे तो वो यहाँ पर अपने कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। मान लो उनके देश के लोग कुछ बेच रहे हैं बाहर तो उनके पास पैसा नहीं आ पाएगा, या कुछ खरीद रहे हैं तो वो पैसा बाहर नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कट जाएगा। अपने कंट्री में जो करना है करते रहो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कौन करता है, तो अगेन जो स्विफ्ट है ये न्यूट्रल है, इसको कोई भी कंट्री कंट्रोल नहीं करती है, ध्यान से इसको याद रखना। इसको रेगुलेट ज़रूर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है G10 नेशंस के थ्रू। ठीक है, G10 नेशंस में यहाँ पर कुछ सेंट्रल बैंक आते हैं बेल्जियम के, देन कनाडा के, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। ठीक है, कहने का G10, यहाँ पर आपको 11 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो स्विफ्ट है ये अगर हम लोग बात करें, स्विफ्ट फोरम को बनाया हम लोगों ने, और साथ साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, स्विफ्ट फोरम को 2012 के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया गया था। आज के टाइम पर जो स्विफ्ट के कॉन्ट्रीब्यूटर्स है वो ज़्यादातर यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है स्विफ्ट के अंदर, ध्यान रखना इसके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर मान लो अगर स्विफ्ट से किसी कंट्री को बाहर निकाल दिया गया तो इससे क्या होगा, देखो यूएस अगर स्विफ्ट को रशिया से बाहर निकालता है तो इससे रशिया बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेगा, इनको कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, वो सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, तो वही इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में, क्या इस स्विफ्ट से पहले भी किसी कंट्री को निकाला गया है? हाँ, इसका आंसर है कैसे, तो ईरान को, यहाँ पर ईरान की बैंक्स को निकाल दिया गया था 2018 में। इन आप कह सकते हो इस पूरे ट्रांजैक्शन से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से ईरान ने बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस को सफ़र किया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया कि क्या कोई कंट्री यहाँ से निकली है स्विफ्ट से, तो 2018 में ईरान के बैंक्स निकले हैं, दिख गया। कौन स्विफ्ट को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, G10 के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये मैंने आप लोग को एग्जैक्टली बताया। ठीक है, क्या होगा अगर स्विफ्ट से कोई एक्सक्लूड हो जाएगा, वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, स्विफ्ट होता क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, तो पूरे आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है, देखो इंडिया के पास काफ़ी अच्छे रीज़न हैं। अच्छे रीज़न क्या हैं कि हम लोगों ने वोट जो है उसको न्यूट्रल रखा, हम लोगों ने ना हाँ में दिया ना में दिया, वोट दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर यहाँ पर सिचुएशन और बेकार होती है तो इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। मुद्दा क्या है मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। देखो बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। परसों की बात है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से इंडिया भी इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर के अंदर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना,
रशिया, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा, जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इसके अंदर 10 मेंबर है, इसमें यहाँ पर इंडिया भी है। अब मान लो यूएनएससी के अंदर किसी को कोई वोटिंग करनी है, ठीक है, मतलब कोई डिसीजन पास करना है, तो उस डिसीजन के लिए यहाँ पर ये वोटिंग वगैरह करवाते हैं इन 15 मेंबर्स के अंदर में। अच्छा एक चीज़ रुको, मुझे लगता है कि मैंने ऊपर अभी 5 परमानेंट मेंबर में जर्मनी का नाम भी ले लिया है ना। जर्मनी नहीं है, ठीक है, इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस देखने को मिलता है। मैंने 6 बता दिए, ठीक है, तो मैंने P5+1 वाली डील पे चला गया, +1 के अंदर जो जर्मनी था। बट छोड़ो, अभी यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। अब बात करें तो कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेना है तो 15 मेंबर्स ये वोटिंग देते हैं। अब जैसे कि यूएनएससी के अंदर ये वोटिंग होनी थी रशिया के अगेंस्ट में, कि रशिया को ये अग्रेशन रोक देना चाहिए, रशिया की निंदा करेंगे ये सारी कंट्रीज़, इसको लेकर वोटिंग होनी थी। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर इसको एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने ना हाँ में वोट दिया, ना में वोट दिया। और यहाँ पर यूएस की साइड से हमारे ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर था। इनफैक्ट आप कह सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ की तरफ से हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर था कि हम लोग रशिया के अगेंस्ट में वोट दें, रशिया की हम लोग आलोचना करें, उसका क्रिटिसिज्म करें। ये हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने वोट एब्सटेन कर दिया, ना हाँ में ना में, मतलब एक न्यूट्रल रहा भारत, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ और किस किस कंट्री ने यहाँ पर एब्सटेन किया, तो चाइना ने भी यहाँ पर भारत के साथ एब्सटेन कर दिया, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी एब्सटेन कर दिया, और रशिया ने अपना वीटो इस्तेमाल करके पूरा मामला ही रद्द कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, तो परमानेंट होने का कुछ तो फ़ायदा है इनके पास। वो फ़ायदा क्या है, इनके पास वीटो पावर है। मान लो यहाँ पर ये टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट ये वाले हैं और 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट हैं। मान लो यहाँ पर 15 के 15 रेडी नहीं होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, मान लो 14 जने रेडी होते हैं, इनमें से इन 5 परमानेंट मेंबर में से कोई एक मेंबर वीटो का यूज़ कर लेता है, तो ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आगे पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, रशिया ने वीटो का इस्तेमाल करके इस रिजोल्यूशन को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या देखने को मिला है यूएनएससी के अंदर परसों के दिन, ठीक है, ये हम लोगों ने समझा अच्छे से। अब उसके बाद हम लोग बात करें, पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि इंडिया ने जो अपना एब्सटेंशन दिखाया है, इंडिया ने जो ये न्यूट्रलिटी दिखाई है यूएनएससी रिजोल्यूशन को लेकर, ये यहाँ पर दिखाती है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, या फिर जो इंडिया का रशिया के प्रति काफ़ी बड़ा झुकाव है, और हमारे मोदी जी ने एक डिसीजन ले लिया था कि जो व्लादिमीर पुतिन है इनके साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इंडिया यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में कोई भी स्टेप नहीं उठाएगा, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि रशिया के अगेंस्ट में हम लोग कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे, और ऐसा ही अभी हम लोग को देखने को मिला। अब इंडिया रशिया डिफेंस के अलावा भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसके अलावा मतलब देखो डिफेंस रिलेशनशिप तो दोनों कंट्रीज़ के ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप लोग खुद यहाँ पर सोचो कि भारत क्यों नहीं रशिया के अगेंस्ट में वोट कर रहा, रशिया के अगेंस्ट में क्यों नहीं जा रहा। सबसे मेजर पॉइंट तो डिफेंस रिलेशनशिप बहुत मजबूत हैं। हम लोग बहुत सारा जो रशिया का डिफेंस इक्विपमेंट है वो करंट टाइप पे यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो P5+ कंट्रीज है परमानेंट 5, इसमें से जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है भारत वो रशिया के ऊपर ट्रस्ट करता है। प्लस कश्मीर के इशू पर हमेशा यहाँ पर रशिया भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ये ऑथर का कहना है कि हाँ देखो बिल्कुल जायज़ है, और प्लस हम लोग समझ रहे हैं क्यों भारत यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। उसके बाद जो हम लोग डिफेंस के मामले में बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं डिफेंस को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एक सबसे बड़ा पिलर दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में रेगुलरली मीटिंग होती है। दोनों कंट्रीज़ के बीच के दोनों डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हर साल मिलते रहते हैं। एक साल कभी रशिया के आएंगे, एक साल कभी इंडिया के रशिया जाएंगे, तो ये मीटिंग चलती रहती है। उसके बाद 2008 में एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को हम लोगों ने सेटअप किया था, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सेटअप कर सकें। दोनों कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पर जो डिफेंस रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। और एक समय था जहाँ पर रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हुए थे, बट आज के टाइम पे बात करें तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। इनफैक्ट इतने ग्रो हो चुके हैं कि आपको पता होगा भारत ने रशिया के साथ S-400 सिस्टम का डील कर रखा है। S-400 सिस्टम हम परचेज कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ से यूएस की साइड से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यूएस हमारे ऊपर कार्टसा के सैंक्शन लगाने को रेडी है कि इंडिया के ऊपर कार्टसा के सैंक्शन लगा दूंगा अगर इंडिया ने S-400 की डील करी है तो यहाँ पर आप कह सकते हो तब भी हमने ये डील करी है, तो आप कह सकते हो रिलेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इजराइल, यूएस, फ्रांस
के अलावा रशिया एक मेजर पार्टनर है, एक मेजर रोल निभाता है, हम लोग काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। उसके बाद जब हम लोग देखें तो इंडिया के पास आज के टाइम पर MiG-29 एयरक्राफ्ट है, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सब कहाँ से आए? ये सब रशिया ने दिए हैं, मतलब पैसे दिए, ऑब्वियस सी बात है, हमने इसके बदले मतलब रशिया से हम लोगों ने खरीदा है। उसके बाद AK-203 राइफल हो गया, 200 KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो गया, इसको लेकर बातचीत चल रही है। तो अगेन यहाँ पर ये रशियन है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे लगभग रशियन ओरिजिन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रही हैं। आप ब्रह्मोस मिसाइल का एग्जाम्पल ले सकते हो, ब्रह्मोस मिसाइल को दोनों कंट्रीज ने साथ मिलकर डेवलप किया है। और इंडिया रशिया के बीच में और भी बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, अभ्यास होते हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज इंदिरा होता है, ध्यान रखना इसके बारे में। दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज इंदिरा के अलावा दोनों कंट्रीज़ के नेवी के बीच में अगर आप देखोगे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया के पास INS विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये रशिया का है, रशिया से हम लोगों ने लिया है, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चक्रा है, ये भी रशिया की ऑरिजिन है। आर्मी की बात करें तो आर्मी के पास T-90 T-72 जो बैटल टैंक्स है वो रशियन ऑरिजिन है। एयरफोर्स के पास यहाँ पर Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये रशियन ऑरिजिन है। तो रशिया का हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने रशिया के अगेंस्ट में कोई वोट नहीं दिया, यहाँ पर ऑथर का कहना है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आगे सिचुएशन ख़राब होती है तो इंडिया को वापस से रिविजिट करना होगा, वापस से अपनी चीज़ों के ऊपर देखना होगा और वापस से एक थोड़ा सा अलग प्रकार का डिसीजन लेना होगा, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। उसके बाद अगले एडिटोरियल के अंदर बात की गई है नो क्विक फिक्स। यहाँ पर क्या बोला गया कि मैं आपको कल बता चुका हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक वेबिनार को एड्रेस किया और यहाँ पर वो वेबिनार को एड्रेस करते करते ये बोलते हैं कि जो हमारा देश के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं वो निकल कर जा रहे हैं दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे क्या बोला गया, आप में एक ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। जो मेडिकल एजुकेशन है US UK, यहाँ पर आपको बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, यहाँ से काफ़ी सारी कवर की जा रही है। लेकिन अगेन US UK इन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है ये मेडिकल एजुकेशन। लेकिन पिछले 10 सालों में बात करें तो रशिया, यूक्रेन, चाइना, ये सबसे ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया की साइड से बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, रशिया में जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, चाइना में जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, और बहुत सस्ते दामों में यहाँ पर इन कंट्रीज़ में मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, ये हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने, खासकर प्राइम मिनिस्टर ने ये वेबिनार एड्रेस करते हुए ये बोला कि आज के टाइम पर भारत के बहुत सारे बच्चे इन विदेशों में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और इससे जो हमारा बिलियंस ऑफ रुपीज़ है, जो बिलियंस ऑफ का अमाउंट है वो सब कंट्री से बाहर जा रहा है। तो इसको लेकर हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने कंट्री के अंदर मेडिकल एजुकेशन को लेकर काम करना चाहिए। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट्स को ओपन करना चाहिए, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको साथ देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का। तो स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर साथ में आ सकते हैं इन इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करने के लिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट रहा। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है, ऑथर ये बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप मेडिकल कॉलेजेस ओपन कर रहे हो तो ऐसे कॉलेज मत ओपन कर देना जहाँ पर फैकल्टी ट्रेन ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो। आपको मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है। आप एक टॉप की फैकल्टी लेकर आओ, जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर है टॉप फैकल्टीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, या फिर देखने को ये मिलता है कि उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। इंडिया की जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो आप लोग देख पाओगे ज़्यादातर आपको मतलब कि शहर वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। और हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मान लो उन्होंने पढ़ाई कर ली तो वो भी यहाँ पर शहर की साइड निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। बट अगर हम लोग एजुकेशन के मामले में जब हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक जो फैकल्टी हो वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर ट्रेंड हो, वहाँ का लैंड, वहाँ का इक्विपमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होगा। अगर ये चीज़ों की कमी रहेगी तो इंडिया यहाँ पर मेडिकल, खासकर मेडिकल एजुकेशन को लेकर काम नहीं कर पाएगा। तो सरकार को ज़रूरत है कि जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। इनफैक्ट जब हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इंडिया का जो हेल्थ के ऊपर खर्चा है वो बहुत कम है, ठीक है। पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें तो भारत के जो हेल्थ के ऊपर खर्चा है वो आपको देखने को मिलेगा इतना कम है कि लगभग एक डॉक्टर 1000 लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि मतलब इसके अंदर भी हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये हेल्प करेंगे। इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स पेशेंट का रेशियो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। बट कब नज़र आएगा, जब हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजेस को ओपन करने के प्रोसेस को आसान करने की बजाय
ध्यान ये दे कि उन मेडिकल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, ट्रेंड फैकल्टी हो, प्लस हेल्थ केयर इकोसिस्टम, तो इन चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देती है तो डेफिनेटली आगे हम लोग ग्रो करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, कि आपको ध्यान दे रहे हो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ट्रेन फैकल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है ऑथर ने। फिर उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल को ख़त्म किया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल बात करता है अ डे टू एम्बॉडी द ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि देखो, इंडिया को ज़रूरत है एक ऐसे एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जहाँ पर हम लोग साइंस को और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ावा दे सकें, उसको और ज़्यादा आगे मतलब ग्रो करवा सकें। तो ये कब बोलते हैं ऑथर? देखो, ऑथर ने ये सारी बातें लिखी हैं क्योंकि 28 फरवरी यानी आज की तारीख में नेशनल साइंस डे हम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। जो नेशनल साइंस डे है, इसको यहाँ पर सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है। सरकार ने ऑर्गेनाइज किया एक साइंस वीक जिसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, ताकि हम लोग नेशनल साइंस डे को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। पहले तो मैं आप लोगों को नेशनल साइंस डे के बारे में बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल का। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे 2022 की अगर हम लोग बात करें तो इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल 28 फरवरी को। ठीक है, हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो हमारे सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन जी थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करने के साथ ही साथ इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ का 1930 में। और यहाँ पर पहला जो नेशनल साइंस डे है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 1987 के अंदर। अब इस साइंस डे का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग मैसेज को फैला सकें, मैसेज हम लोग दे सकें साइंस के इंपॉर्टेंस को लेकर, प्लस लोगों के लाइफ में साइंस का कितनी ज़्यादा इम्प्लीकेबिलिटी आज के टाइम पर, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकें। इसलिए हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल साइंस डे 2022 है, इसका थीम क्या है? इसका थीम यहाँ पर रहने वाला है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब हमारे एक आसान से एक सस्टेन से फ्यूचर के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। बट यहाँ पे बात करें जो नेशनल साइंस डे है, इसका इंपॉर्टेंस है क्या? देखो, नेशनल साइंस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग एक मैसेज दे सकें। ठीक है, साइंस की इंपॉर्टेंस को हम लोग समझ सकें, साइंस ने कैसे रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसको इम्प्रूव करा है, उसको हम लोग एक महत्व दे सकें। ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर और क्या मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है? हम लोग सारी एक्टिविटीज़ को डिस्प्ले कर सकें, हमने साइंस की फील्ड में क्या क्या एफर्ट्स लगाएं, क्या क्या अचीवमेंट पाया है, उन सबको हम लोग दिखा सकें। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग दे सकें हमारे सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को जो कि साइंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं। इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया जाता है साइंस डे पर। साथ साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसकी ग्रोथ के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ साइंस को लेकर काम किया जाता है इस नेशनल साइंस डे के ऊपर। प्लस यहाँ पर जो नेशनल साइंस डे का थीम है 2022 का, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है। बट जो थीम है ये मतलब देखो, मैंने आपको बताया कि जो थीम सबसे पहली बार नेशनल साइंस डे का चूज़ किया गया था वो 1999 में चूज़ किया गया था। तो 1999 में सबसे पहला जो थीम था साइंस का वो था अवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, उसके बाद साल 2000 में रिक्रिएटिंग इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस। तो लगभग साल 1999 से ही लगातार थीम बदलते जा रहे हैं। ठीक है, हर साल नया थीम होता है। 2021 का जो थीम था वो था इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल स्किल्स एंड वर्क। और 2022 का क्या है वो मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है, ऑफ साइंस ऑन टेक्नोलॉजी ऑन द सस्टेनेबल फ्यूचर। अब बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया अलग अलग यहाँ पर थीम देखने को मिलते हैं। तो मतलब पहला थीम इसका अवर चेंजिंग अर्थ था, तो ध्यान रखना इसके बारे में। नाउ बात करते हैं हम लोग कि जो ये नेशनल साइंस डे है, इसके दिन पर हम लोग काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह भी देते हैं। ठीक है, साइंस की कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है जो भी यहाँ पर एक पॉपुलर हैं। ठीक है, जिन्होंने साइंस के अंदर काफ़ी काम किया है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि अलग अलग अवार्ड्स के नाम है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अवार्ड है, ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च अवार्ड है। ठीक है, SERB वेमेन एक्सीलेंस अवार्ड है, राजेंद्र प्रभु मेमोरियल अप्रिसिएशन शील्ड आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये तो मैंने आपको साइंस के बारे में बता दिया, साइंस डे के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे साइंस को लेकर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि जो मतलब जो साइंस है, साइंस एक यूनिवर्सल है जी, कि जैसे कि म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, पोइट्री हो गया, वैसे यहाँ पर हम लोग को ये साइंस देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका
कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडियन साइंस अलग है, अमेरिकन साइंस अलग है, चाइनीज़ साइंस अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस जो है यहाँ पर स्टार्ट होती है आइडियाज़ से, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ से, जो कि आइडियाज़ यहाँ पर इधर से उधर ट्रैवल करते रहे एंशिएंट टाइम से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंट्री ने कुछ यहाँ पर डेवलप किया है तो उस कंट्री की इंडियन साइंस अलग है, अमेरिकन साइंस अलग है, नहीं। साइंस एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, ऐसा यहाँ पर डायसन ने बोला है, ये ऑथर ने मेंशन किया। साथ साथ यहाँ पर साइंस और स्यूडो साइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। स्यूडो साइंस मतलब होता है जहाँ पर हम लोग एक तरीके से मतलब कि अलग अलग बातों में विश्वास करने लगते हैं। साइंस होता है वो साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा स्यूडो साइंस के ऊपर पिछले साल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर स्यूडो साइंस के अंदर बताया गया कि कोरोना के टाइम पर पता है क्या हो रहा था, ठीक है। मैं आपको एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्यूडो साइंस को लेकर पिछले साल आर्टिकल क्या आया था कि कोरोना के टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारी अफवाहें फैली। देखो हालांकि यहाँ पर बोला गया अगर हम लोग कोरोना से बचना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो मिल्क, हल्दी ये सब लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं, उसके पीछे साइंस है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक इन्फॉर्मेशन ये निकल कर रहती है कि गोबर जो है उसको बॉडी के ऊपर लगा लो, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, याद होगा, इसका थंबनेल मैंने लगाया था। तो क्या उससे वो एक सूडो साइंस कहलाता है कि मतलब एक अंधविश्वास के अंदर यहाँ पर बिलीव करना, मतलब अंधविश्वास करना, तो वो एक सूडो साइंस कहलाता है। तो साइंस और सूडो साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज़ें मेंशन करी गई। बट आज के टाइम पर अगर हम लोगों को साइंस के सेक्टर में काम करना है तो हम लोग को एक बहुत बड़े शिफ्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो जो नेशनल साइंस डे है, ये ऑथर बोलते हैं कि हमें इतना बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करना चाहिए हम लोग को, एक जो नेशनल साइंस डे है इसको एक बहुत बड़ा फोरम, एक बहुत बड़ा मंच प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो खासकर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो कॉलेजेस हैं, उसके अंदर हम लोग को थोड़ा सा साइंस को प्रमोट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग देख पाते हैं। तो एक मंच मिलेगा जहाँ पर एक डिस्कशन हो सकता है, जहाँ पर हम कह सकते हो कि नई नई थीम्स को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक मंच होगा जहाँ पर हम लोग जो पावर्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से अनलीश करके निकाल सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बोला गया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि साइंस को लेकर हमारे पास एक प्रॉपर मंच होना चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल है नहीं। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको साइंस डे के बारे में बता दिया, प्लस कुछ लोगों के यहाँ पर स्टेटमेंट है वो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बताया। देन उसके बाद साइंस और स्यूडो साइंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी नेशनल साइंस डे के बारे में ज़रूर ध्यान रखना, सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट है वो से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है। उसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन है जो कि मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि इसका आंसर मैं आप लोग को एंड में दूंगा। तो आंसर क्या है इसका, मैंने अभी आपसे पूछा जो प्लैनेट अर्थ है इसका जो कोर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो इसका जो कोर है वो बना हुआ है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो कोर ऑफ द अर्थ है वो बना है निकेल और आयरन से, तो आयरन थर्ड ऑप्शन में था, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। नाउ गाइस इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।